बायोट-सैवर्ट लॉ। हमारा आज का टॉपिक है बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ। उसे समझने के लिए ध्यान से दो तीन बातें सुनो। मैंने आप लोगों को बता रखा है ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो जगह है जहां पर किसी भी मैग्नेट को रखने से उस पर फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड इज दैट प्लेस जहां पर आप किसी मैग्नेट को रखोगे तो उस पर फोर्सेस लगने लगेंगे। नॉर्थ पोल इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साउथ पोल इज पुल्ड अगेंस्ट द फील्ड। यहीं से शुरू होता है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ में ध्यान से आप देखिए, मान लीजिए बेटा ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई, ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट है, टुकड़ा है, एक पीस है जिसे कहते हैं डीएल। डीएल का मतलब वेरी स्मॉल। ये करंट अपने से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है डीवी। मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से। बेटा यहां पर क्या हुआ, बेटा एक करंट कैरिंग वायर है, बिल्कुल एक एक वर्ड कैच करना। ये करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट है, एलिमेंट की लेंथ डीएल है, वायर में करंट है आई, एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने से पहले जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये बिगिनिंग कहां से हुई। मेरे बेटा ऑर्स्टेड के कारण हुई। ऑर्स्टेड वाज अ साइंटिस्ट। ये जो मैं बता रहा हूं ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन है। वो क्या कर रहे थे, एक वायर में करंट पास कर रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी कि जैसे ही वायर में करंट पास हुई उसके पास रखी मैग्नेटिक नीडल घूम गई। उन्होंने सोचा ये बाई चांस है, उन्होंने करंट बंद करी, नीडल फिर से नॉर्थ साउथ में रुक गई। बताओ मैग्नेटिक कंपास नीडल हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ साउथ। उन्होंने करंट बंद करी, नीडल नॉर्थ साउथ में रुक गई, करंट फिर से स्विच ऑन हुई, फिर नीडल घूम गई। उन्होंने कहा ये बाई चांस नहीं हो सकता, ये बाई चांस नहीं हो सकता कि बेटा हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट पास करें तो नीडल मूव कर जाए, ये सब बाई चांस की बात नहीं है। तो उन्होंने एक सीरीज चलाई, प्रैक्टिकल करने की सीरीज बनाई जिसे बोलते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आप लोग बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझने से पहले कमरे में डायरेक्शंस एज्यूम करिए और मेरे एक एक वर्ड को, क्योंकि मैंने बताया ना चैप्टर की रियल बिगिनिंग है आज, एक एक वर्ड को बिल्कुल दिमाग में सेट होने दो। समझ में ना आए बीच में हाथ उठा दो, ये मत सोचो बुरा लगेगा भला लगेगा। भाई टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। आप जिस भी कमरे में बैठे हो आप ये मान के चला करो कि आंखों के सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। जैसे पेपर पे बनाते हो, सामने क्या लिखते हो? नॉर्थ, पीछे क्या लिखते हो? साउथ, इधर क्या लिखते हो और यहां क्या लिखते हो? तो एक बार बोलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, 6 डायरेक्शन है। तो अब बेटा उन्हें पता चल चुका था कि यदि किसी वायर में करंट पास करेंगे तो पास में रखी मैग्नेटिक कंपास डेविएट होगी, लेकिन किधर? यहीं से प्रैक्टिकल शुरू हुआ। उस प्रैक्टिकल को कहते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, की तरफ भेजी गई, अब तो वो जानबूझ के कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उसके नीचे रखी मैग्नेटिक कंपास नीडल वेस्ट की तरफ डेविएट हो गई। कंपास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, कंपास का जो नॉर्थ पोल था वेस्ट की तरफ चला गया, करंट साउथ से नॉर्थ गई तो कंपास वेस्ट की तरफ मुड़ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ है। कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकता है। कंपास हमेशा कहां रुकता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यदि कंपास वेस्ट की तरफ डेविएट हो गया, यानी मैग्नेटिक कंपास नीडल वेस्ट की तरफ डेविएट हो गई, तो इसका मतलब था कि मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ है।
तो एक बार जल्दी बताओ, उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या देखा? जब करंट साउथ नॉर्थ की तरफ गई तो नीचे रखी कंपास किधर डेविएट हो गई? वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। उन्हें अभी ये नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हाँ भाई इधर डेविएट हो गई, कारण उन्हें नहीं पता था क्यों डेविएट हुई, बस हो गई। अब उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। पहले करंट भेजी थी साउथ से नॉर्थ, अब भेजी नॉर्थ से साउथ, तो नीचे रखी नीडल उल्टा डेविएट हो गई। पहले वेस्ट की तरफ हुई थी, अब ईस्ट की तरफ डेविएट हो गई। तो उन्हें पता चला कि करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अब उन्होंने कंपास को ऊपर रख दिया। अब ऊपर रखते ही रिजल्ट पलट गए। तुम्हें यदि भूले ना हो, साउथ से नॉर्थ करंट थी तो नीचे रखी कंपास वेस्ट की तरफ डेविएट हुई थी, लेकिन अब कंपास को ऊपर रख दिया तो उल्टा देखने को मिला। करंट साउथ से नॉर्थ गई तो ऊपर रखी हुई कंपास ईस्ट की तरफ डेविएट हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है। करंट साउथ से नॉर्थ जाएगी तो नीचे रखी कंपास वेस्ट की तरफ मुड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वेस्ट की तरफ है, लेकिन ऊपर रखी नीडल ईस्ट की तरफ डेविएट होगी, यानी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है। करंट को रिवर्स कर दिया, करंट नॉर्थ से साउथ जाने लगी, रिजल्ट सारे उल्टे हो गए। अब नीचे रखी हुई कंपास तो ईस्ट की तरफ और ऊपर रखी कंपास वेस्ट की तरफ, यानी नीचे मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ और ऊपर वेस्ट की तरफ। फिर उन्होंने करंट को उल्टा भेजा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ भेजा, करंट को ईस्ट से वेस्ट की तरफ भेजा, तो नीचे रखी कंपास साउथ की तरफ डेविएट हो गई। ईस्ट से वेस्ट भेजा तो नीचे रखी नीडल साउथ की तरफ डेविएट हो गई और ऊपर रखी नीडल ईस्ट की तरफ डेविएट हो गई, यहां नॉर्थ की तरफ। नीचे रखी नीडल कहां डेविएट हो गई? साउथ। ऊपर करंट कहां से कहां जा रही है? ईस्ट से वेस्ट। नीचे रखी नीडल कहां डेविएट हो गई? और ऊपर रखी नीडल। अब ये चीजें उन्होंने ऐसे ऐसे 50 रूल ढूंढ डाले, लेकिन इन्हें रटना तो बड़ा मुश्किल काम है। भाई तुम सोचो, अभी कंफ्यूज होने लगे कि साउथ से नॉर्थ जा रही है तो नीचे वाली इधर मुड़ेगी, ऊपर वाली इधर मुड़ेगी, करंट ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो ये होगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है तो ये होगा। भाई प्रैक्टिकली इन्हें लर्न करना बड़ा मुश्किल काम था। तो अब साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम्पियर। एम्पियर ने एक रूल बनाया, एम्पियर स्विमर्स रूल। एम्पियर ने एक तरीका ढूंढा जिसे कहा जाता है एम्पियर स्विमर रूल। उस रूल को अप्लाई करके याद रखने की जरूरत खत्म हो गई। अब आप उस रूल को डायरेक्ट अप्लाई करके पता लगा सकते थे कंपास कहां जा रही है। रूल क्या है? इफ अ स्विमर इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ अ स्विमर, एक वर्चुअल सिचुएशन है, इमेजिन करो कि स्विमर तैर रहा है करंट की डायरेक्शन में, ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड द कंपास, कंपास को, मैग्नेटिक नीडल को देखता हुआ तैर रहा है, तो नीडल हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी। यदि आप भूले ना हो तो अभी मैंने कहा था करंट साउथ से नॉर्थ गई तो नीचे रखी नीडल वेस्ट की तरफ डेविएट हुई। एम्पियर के रूल से 2-4 बार अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा। एम्पियर के हिसाब से यदि करंट साउथ से नॉर्थ गई तो मान लो एक स्विमर साउथ से नॉर्थ की तरफ तैर रहा है, कंपास नीचे रखी भी है, वो कंपास को लगातार देख रहा है, ये रखी कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल, स्विमर इसे तैरते हुए, मतलब देखते हुए तैर रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड जिधर आएगा नीडल उधर मुड़ेगी। लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में आया? वेस्ट आया। भाई ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड किधर की तरफ जा रहा है? तो ये याद रखने में थोड़ा तो आसान किया। अब हमें रखने की जरूरत से बाहर आ गए। अच्छा, नीडल को करंट के ऊपर रख दिया, अब स्विमर तैरेगा तो उसे नीडल नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी शर्त थी ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड द मैग्नेट। तो अब स्विमर रिवर्स स्विमिंग करेगा, उल्टे लेट के तैरते, तो वो रिवर्स स्विमिंग कर रहा है। अब उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में? उल्टा हो गया। अब देखो जरा सोच के देखना, करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, करंट जा रही, और कंपास जिधर मुड़ती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो आप ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, कंपास रखी है नीचे, करंट कहां जा रही है? ईस्ट से वेस्ट, और कंपास कहां रखी हुई है? नीचे।
तो स्विमर ऐसे उसे देखते हुए तैरेगा, लेफ्ट हैंड कौन सा आ जाएगा, कंपास साउथ की तरफ डेविएट हो गई, और नीडल ऊपर रखी हो तो उल्टा तैरेगा, हाथ पलट जाएंगे। अब नॉर्थ की तरफ कल को आ जाए करंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है और कंपास नीचे रखी है, तो आप तब भी निकाल सकते हो। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है करंट, नॉर्थ इधर ईस्ट उधर, तो यहां से यहां नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट करंट जा रही है, कंपास नीचे रखी है। तो आप लोग बेटा घर में करके देख लेना, क्योंकि मोबाइल जो है स्क्रीन 2 डायमेंशनल है, तो वहां पर शायद इतनी अच्छी तरह से क्लैरिफाई ना हो पाए। तो करंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है, तो स्विमर ऐसे तैरेगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, कंपास नीचे रखी हुई है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ आ रहा है, साउथ ईस्ट। कंपास कहां मुड़ेगी, पहले से तो बहुत आसान हो गया। अब सोचो ऑर्स्टेड के केस में तो सब कुछ रटना पड़ता था कि यहां करंट जाएगी, यहां नीडल डेविएट होगी, यहां करंट जाएगी, यहां डेविएट होगी। अब वो सारा खेल खत्म कर दिया। अब उन्होंने सीधे सीधे रूल बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप करके देख लो। दिव्य आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। और मेघा, मेघा अच्छा ठीक है, आप लोग भी करके देखते रहो। अच्छा ये मेथड था तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने पहले भी एक दिन बता रहा था कि इस मेथड में एक बहुत बड़ी कमी थी। एग्जाम में यूज करते समय बच्चों को टीचर सोचते थे पागल हो गया। अब सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि करंट नॉर्थ से साउथ जा रही है, नीचे रखी नीडल कहां डेविएट होगी, बच्चा यूं कर रहा है, टीचर कहेगा पानी ला के पिलाओ या जूता सुखाओ, इससे कुछ हो गया। तो ये रूल बढ़िया होने के बावजूद बेकार था। इस रूल को और सिंप्लीफाई किया और तब आया राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये रूल बहुत ज्यादा आसान हो गया था। राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को कंपास की डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, राइट हैंड के थंब को, ठेंगा नहीं दिखा रहा, समझा रहा हूं, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को कंपास की डायरेक्शन में। ये है प्री सेटिंग। अब सुनो करंट, ध्यान से वही वाले एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं। करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ और कंपास रखा है नीचे, तो देख मेरा हाथ देखो, करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, तो राइट हैंड का थंब साउथ से नॉर्थ, कंपास रखा है नीचे, तो मेरी फिंगर्स है नीचे, प्री सेटिंग हो गई। अब अपनी उंगलियों को 90 डिग्री घुमा दो, जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन डेविएशन की है। पहले नहीं घुमाना, पहले आपको थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स रखनी है कंपास की डायरेक्शन में। फिर जब आप फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि कंपास कहां डेविएट होगा, वेस्ट की तरफ। अब देखो इसे अप्लाई करने के लिए भाई स्विमर वाले केस में एक गड़बड़ थी, स्विमर वर्टिकल नहीं तैर सकता था। मान लो करंट ऊपर जा रही है, मैं कहूं करंट ऊपर जा रही है और कंपास सामने रखा है। सुनो भाई, जरूरी है कंपास नीचे या ऊपर ही रखेंगे, दाएं बाएं लेफ्ट राइट फ्रंट बैक नहीं रख सकते। तो करंट जा रही है ऊपर की तरफ, कंपास रखा है सामने, तो प्री सेटिंग थंब करंट की तरफ इशारा कर रहा है कि करंट ऊपर जा रही है और फिंगर्स सामने की तरफ है कंपास की तरफ। फिंगर्स को 90 डिग्री डेविएट करा ईस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, ईस्ट। समझ में आने लगा? करंट की डायरेक्शन में थंब और कंपास की डायरेक्शन में फिंगर्स। फिर आपको 90 डिग्री घुमा के देखना है कि फिंगर्स कहां मुड़ी, जहां मुड़ी वहीं पे कंपास डेविएट होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आ गया? अब मैं एक पूछूं, आप अप्लाई कर सकते हो। करंट जा रही है, सुनो ध्यान से, आप लोग खुद करके देखो, करंट जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, कम ऊपर है, कंपास इस करंट के साउथ की तरफ है, कंपास यहां रखा है, ना नीचे रखा ना ऊपर, यहां रखा है साउथ की तरफ। तो हाथ की प्री सेटिंग, करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट और कंपास ना नीचे है ना ऊपर, वो इसके साउथ में रखा हुआ है, तो प्री सेटिंग हो गई, प्री सेटिंग हो गई,
प्री सेटिंग होने के बाद 90 डिग्री डेविएट करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकली अप। नॉर्थ नहीं, नॉर्थ तो आगे था, अपवर्ड। 6 डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन आर देयर। पेपर पे 4 बनती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कमरे में 6 होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। तो आंसर आएगा वर्टिकली अप। दो एक एग्जाम्पल बताते के साथ ही आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि मैग्नेट, हर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हर करंट कंपास को डेविएट कर सकती है, लेकिन किस डायरेक्शन में उसकी प्रैक्टिस ना हो तो पूरे चैप्टर का बेस खराब हो जाएगा, क्योंकि हर रोज यूज होगा कि करंट यहां जा रही है, फील्ड कहां जाए बनेगा। तभी मैंने इस पर 2-4 मिनट फालतू लगाए हैं आप लोगों के लिए। अब बेटा एक मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपकी आंखों के सामने नॉर्थ, आपकी पीठ के पीछे साउथ, आपके राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। असली में नॉर्थ कहाँ है भूल जाओ, असली में नॉर्थ ढूंढने लगोगे तो हो लिया। आप जिस भी कमरे में, जिस भी क्लासरूम में बैठे हैं, आंखों के सामने एज्यूम कर लेना नॉर्थ, और बैक साइड में कर लेना साउथ। राइट हैंड की डायरेक्शन में ईस्ट और लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में वेस्ट। ऊपर तो अप और नीचे डाउन तो है ही है। अब मैं जब कहूंगा करंट यहां से यहां जा रही है तो उसी के हिसाब से एज्यूम करना। सबको खुद सोचना है और कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं पूछूंगा नहीं। मैं हेडफोन भी लगा रहा हूं, आप लोग भी बताना। करंट जा रही है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। करंट जा रही है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, और कंपास रखा हुआ है इसके ऊपर। यानी करंट ऐसे जा रही है, कंपास यहां है। खुद सोचो और एज्यूम करो, बोलो मत आंसर। पहले आप निकालो, अप्लाई करके देखो। और राइट हैंड लगाना, जो लेफ्टी होते हैं उनके सारे आंसर गलत आते हैं। तुम में से कौन कौन लेफ्टी है? वो लेफ्ट, मैंने कहा था ना लेफ्टी गड़बड़ करेंगे। करो क्वेश्चन। करंट जा रही है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, कंपास उसके ऊपर रखा हुआ है, अबव। प्री सेटिंग करो पहले। देखो करंट, पहले बताओ करंट कहां से कहां जा रही है, बताओ। ये रहा प्री सेटिंग, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, कंपास ऊपर रखा है। प्री सेटिंग 90 डिग्री घुमाओ। तो अब बताओ क्या आएगा, बोलो। साउथ, साउथ। घर पे करके देखना, 2-4 बार अपने आप ही क्वेश्चन बनाना, अपने आप ही आंसर देखना। अच्छा अब क्या कह रहे हो, इस पे और टाइम लगाऊं? कर लोगे? एक पूछ लूं लास्ट, लास्ट सिंपल था बेटा। करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ और कंपास रखा है ना ऊपर ना नीचे, उसके वेस्ट की तरफ। करंट नॉर्थ से साउथ, कंपास वेस्ट, वेस्ट में रखा हुआ है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। देख हेडफोन से आवाज आ गई। देख करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, तो थंब तो मेरा नॉर्थ से साउथ हो गया, और कंपास रखा हुआ है इसके वेस्ट में। प्री सेटिंग, हमेशा शुरू में उंगलियां नहीं घुमानी, शुरू में आपको थंब से करंट की डायरेक्शन बनानी है और फिंगर से कंपास की तरफ इशारा करना है। कंपास वेस्ट में रखा है तो फिंगर्स वेस्ट में है। करंट नॉर्थ से साउथ जा रही है तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। थंब को, वो फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दो तो वर्टिकल डाउनवर्ड जाती है, तो वर्टिकल डाउन। क्लियर हो गया? अब सुनो, हमें ये तो पता चल गया था, 3 साइंटिस्ट की मेहनत लगी। पता है जिसे समझने में आपको 10-5 मिनट लगते हैं, साइंटिस्ट के जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं। ऑर्स्टेड ने करीब 12 साल लगाए थे सिर्फ ये पता लगाने में करंट कहां जाती है और डिफ्लेक्शन कहां होता है। फिर उसके बाद एम्पियर ने स्विमर रूल दिया था, फिर आगे बढ़ते गए, राइट हैंड ग्रिप रूल आया, अब आए बायोट सेवर्ट। ये 2 साइंटिस्ट की जोड़ी है। बायोट, BIOT, टी साइलेंट है, बायो, BIOT, बायो, और सेवर्ट। 2 साइंटिस्ट ने काम किया और उनके रिजल्ट जो है वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हमें ये तो पता है कि हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालनी सीख ली।
ये बेटा करंट कैरिंग वायर है, उसका छोटा सा एलिमेंट है, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड आई पे डिपेंड करता है, यानी करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, करंट कम कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। यानी यहां पर कंपास रखोगे तो उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, यदि बड़ी करंट होगी तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तेजी से घूमेगा कंपास। कम करंट पास करोगे तो कंपास धीरे से घूमेगा, कम इफेक्ट पड़ेगा। भाई ये जैसे चेयर है, मैं इस पे कम फोर्स लगाऊंगा, कम एफर्ट करूंगा तो धीरे धीरे चलेगी, ज्यादा लगाऊंगा तेजी से चलेगी। चल तो दोनों में रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा हो गया तो बिगर करंट बनाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड। मोर करंट मोर फील्ड, बायोट-सैवर्ट का पहला रूल। दूसरा, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल। डीएल इसका मतलब है छोटा एलिमेंट लोगे तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बड़ा एलिमेंट लोगे तो वो ज्यादा फील्ड बनाएगा। सीधी सी बात है, छोटा सा टुकड़ा कम फील्ड पैदा करेगा, कम एफर्ट करेगा, और बड़ा एलिमेंट लोगे तो ज्यादा फील्ड बनाएगा। डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो फील्ड कम हो जाएगा, डिस्टेंस को कम कर दोगे तो फील्ड बढ़ जाएगा। डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि डीबी जो है साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है, थीटा बदलने से एफर्ट्स बदल जाते हैं, फील्ड बदल जाता है। तो 4 रूल इन्हें मिले। पहला, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन 4 चीजों के अलावा कोई पांचवा एलिमेंट नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट डाले। इन चारों रूल्स को लिखना पड़ेगा जब आएगा बायोट-सैवर्ट लॉ। अब बनेगा बायोट-सैवर्ट फॉर्मूला। ये तो है बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ, अब आएगा बायोट-सैवर्ट फॉर्मूला। इन चारों को मर्ज कर दो तो हमें मिलता है डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनने की तैयारी। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कल बता रहा था मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चलेगा। यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बायोट-सैवर्ट फॉर्मूला। अच्छा, मैं अब 2-3 पॉइंट पूछ करके फिर मैं डेरिवेशन पर आ रहा हूं। बायोट-सैवर्ट लॉ देखो, इस चैप्टर में यदि टॉप 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जाए तो बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो और भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जो आती है वो है बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसमें से पहला चल रहा है। पहले बताइए बेटा, एम्पियर स्विमर रूल समझ में आ गया, जिसमें स्विमर तैरता था और नीडल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ती थी। राइट हैंड ग्रिप रूल आ गया। राइट हैंड ग्रिप रूल में पहले करनी पड़ती है प्री सेटिंग। थंब किधर की तरफ इशारा करता है? करंट। और फिंगर्स कंपास, कंपास की डायरेक्शन। और फिर 90 डिग्री घुमा के पता चलता है फील्ड कहां है, कंपास मुड़ेगा किधर, डेविएट किधर होगा। उस पे कई केस हो चुके। बायोट-सैवर्ट लॉ एक करंट कैरिंग वायर से बनने वाले फील्ड का फॉर्मूला है। तो हमने करंट कैरिंग वायर पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल। डीबी 4 चीजों पे डिपेंड करता पाया गया। मैं आ गया सामने। अब आप बोलो डीबी प्रोपोर्शनल टू दूसरा, तीसरा, चौथा 1/r स्क्वायर। अच्छा, इंटीग्रल के एक आध बेसिक फॉर्मूले तो पता ही होंगे। इंटीग्रल डीएक्स एक्स, इंटीग्रल साइन थीटा, इंटीग्रल कॉस थीटा, बेसिक आएंगे। और जब आएंगे तो मैं बता भी दूंगा, इतने कोई लंबे चौड़े नहीं है। मेरे पास पहला एप्लीकेशन 3 डेरिवेशन है, जिसमें से 2 आज निपटा देंगे, एक सबसे बड़े वाला कल होगा। 2 आज निपट जाएंगे। और यदि मुझे लगा टाइम कम हो रहा है तो एक करवा के फिर कुछ और टॉपिक करा दूंगा, क्योंकि उस डेरिवेशन में बीच में ब्रेक नहीं लेने का, जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन है। तो चलिए शुरू करा जाए। केस 1, एक सर्किल है, उसमें करंट आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, रेडियस है आर,
मुझसे कहा गया इस सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। गौर से सुनना, 2-3 बार करवा दूंगा लेकिन यही पक्का हो जाएगा। मैंने खुद क्या बोला, यदि मुझे लगा कि अगले डेरिवेशन के लिए टाइम कम है तो मैं तेजी से नहीं भगाऊंगा, कुछ और पढ़ा दूंगा, लेकिन करना इन सबको पक्का है। यहां से जब निकलोगे खुद करके दिखा दोगे, बस सुनना है एक एक स्टेप। मेरे बेटा ये है करंट आई, रेडियस आर। मुझसे कह रहे हैं ये सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे फील्ड बताओ। तो मैंने ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट। क्यों लिया? क्योंकि बायोट लॉ पूरे वायर का नहीं होता, एक छोटे से एलिमेंट का फील्ड होता है। बायोट फील्ड होता है डीबी, वो पूरे वायर के कारण नहीं, छोटी सी लेंथ डीएल के कारण होता है। तो मेरे बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज मैंने नहीं लिखी, बताओ क्या नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? साइन थीटा। क्यों नहीं लिखा? पहले बताओ थीटा किसका एंगल था? डीएल और आर। यहां ये है डीएल सरकमफ्रेंस और आर है रेडियस। डीएल क्या है? सरकमफ्रेंस का पार्ट, और आर क्या है? रेडियस। और हम जानते हैं सरकमफ्रेंस और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो यानी डीएल और आर 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं, आप शीट में लिख रखा है, यहां नहीं लिखा, ठीक है, टाइम बचा लेते हैं। आ गया समझ में? अब बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, शॉर्टकट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रल डीबी तो हो गया भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आई और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। कई बच्चे कहेंगे क्यों? तुम बताओ, जितनी करंट यहां उतनी करंट यहां, उतनी ही करंट यहां और उतनी यहां, तो करंट इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट आर। जितनी रेडियस इधर उतनी रेडियस इधर, उतनी रेडियस इधर उतनी रेडियस इधर, अलग अलग तो नहीं है, तो आर भी कांस्टेंट है। अब बेटा जब आर भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट सारे बाहर आ गए, रह गया इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल का होता है मतलब होता है सम, इंटीग्रल डीएल का मतलब होता है जितने भी डीएल हैं उन सबका सम। इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, डिफरेंशियल का मतलब है तोड़ना, इंटीग्रल का मतलब है जोड़ना। जब आप किसी चीज के छोटे छोटे पीस कर देते हो तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है, और जब उन पीसेस को ऐड कर देते हो तो इंटीग्रेट हो जाता है। आप देखो इस वायर में मैंने छोटा सा एलिमेंट तोड़ के निकाल लिया डीएल, तो ये डिफरेंशियल का टाइप था। अब मैं इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रल डीएल का मतलब जितने भी डीएल पॉसिबल है उन सबका सम। तो ये भी डीएल है, यहां भी डीएल है, यहां भी डीएल है, यहां भी डीएल, यहां भी डीएल, यहां भी डीएल, सारे डीएल को जोड़ दो तो इंटीग्रल डीएल आ जाएगा। लेकिन सारे डीएल को जोड़ के तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी, तो यस इंटीग्रल डीएल सरकमफ्रेंस है। क्या है? इंटीग्रल डीएल। और यदि ये सरकमफ्रेंस है तो आप इंटीग्रल डीएल की जगह 2 पाई आर लिख सकते हो, और 2 पाई से 4 पाई काट के, आर से आर काट के फाइनल आंसर आ जाएगा जो यही लिख दे रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सर्किल के सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। क्लियर बोले तो, करंट नहीं होगी फिर तो फील्ड का कोई मतलब ही नहीं, करंट होगी तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा अगला डेरिवेशन हो जाएगा, थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो सकते हैं आप लोग बाद में। नेक्स्ट डेरिवेशन, इस वाले को दोबारा पूछना हो तो पूछो। एक बार डीबी का फॉर्मूला सुना दो, म्यू नॉट अपॉन, जब मैंने यहां लगाया तो साइन थीटा नहीं लिखा, क्यों? थीटा 90 था। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? डीएल और आर का। डीएल सरकमफ्रेंस थी, आर रेडियस, 90 डिग्री हो गया। तो मेरे बेटा ये आ गया कांस्टेंट, सभी कुछ कांस्टेंट थे बाहर आ गए, इंटीग्रल रह गया सिर्फ डीएल, और इंटीग्रल डीएल का मतलब जितने भी डीएल है उन सबका सम, और उन सबका सम करके आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, वो है स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला तो यही लगेगा,
शीट आप लोगों को सबको मिल चुकी है करंट मैग्नेटिज्म की, जिसे नहीं मिली वो ले लीजिए। किसे नहीं मिली बेटा मैग्नेटिज्म? आशीष, आपको बेटा अन्य कल आए थे आप, आपको मिल गई इधर सब पर, तो मेरे बेटा ये आ गया। अब पहले एक चीज सुनो, इंटीग्रेशन से जुड़ी दो तीन बातें। इंटीग्रेशन करते समय एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो इंटीग्रेट नहीं होगा आसानी से। पहला पॉइंट, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा। मुझे भाई मतलब नहीं कि आपने डिफरेंशियल पढ़ा नहीं पढ़ा पहले कभी, आप इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, मुझे दो एक फॉर्मूले याद कर लेना, ये होता है साइन थीटा। और एक डिफरेंशियल डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। बस इन दो के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा डिफरेंशियल और इंटीग्रल का। ये इसलिए बताने पड़ते हैं, बायो वालों की धड़कनें बढ़ जाती हैं जैसे ही सुनते हैं कि डिफरेंशियल होने वाला है। दो फॉर्मूले हैं, कौन से दो फॉर्मूले हैं? बायो किस किस पे है आप में से? 1 2 3 4 बायो। हाँ बेटा, डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा लिखा है या इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा लिखा है? यदि डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा, चोट लग रही है हाथ में बेटा? क्या हुआ? स्कूटी स्लिप हो गई थी? अच्छा भैया केयरफुली रहा करो, ये चोट फेंट तो बोर्ड एग्जाम के समय लगाना जिससे पेपर छूट जाए। लेफ्ट है, चलो ठीक है। हाँ तो दो फॉर्मूले जरा बता दो, बायो वाले बोलना बस, मैथ्स वाले तो रहने दो, उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है, करते भले ही दाएं से हैं। इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रल कॉस थीटा, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, और डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा, डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, हो गया। अब शुरू करा जाए डेरिवेशन। एक स्ट्रेट वायर है, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये स्ट्रेट वायर है, यहां से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ए इज अ कांस्टेंट। तुम्हें एग्जाम में न्यूमेरिकल में ए की वैल्यू दी जाएगी, ए 1 मीटर है या 2 मीटर। भाई तुमसे ये तो बताएंगे कि वायर से 1 मीटर दूर फील्ड बताओ या 2 मीटर दूर फील्ड बताओ, ये थोड़ी कहेंगे वायर का फील्ड बताओ। वायर का फील्ड पास में कुछ और है, दूर कुछ और है। तो ए इज अ कांस्टेंट जो एग्जाम में गिवन होगा, अभी देखने में वेरिएबल लग रहा है बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट। अब मेरे बेटा यहां से एल डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, वायर में करंट है आई, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? भाई देख, एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का तो यही तो फॉर्मूला है। तो बोलो डीबी का फॉर्मूला क्या है बेटा? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये क्या पूरे वायर का फील्ड है? बिल्कुल नहीं, ये छोटे से एलिमेंट डीएल का बनाया हुआ फील्ड है, डीएल का बनाया हुआ फील्ड है। ए क्या है? वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है। एल क्या है? यहां से एलिमेंट की डिस्टेंस। थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एलिमेंट का फील्ड है, मेरे से पूरे वायर का फील्ड पूछे तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। क्यों? 3 वेरिएबल। पहला वेरिएबल है आर। भाई आप ये बताओ, रफ वर्क में बता रहा हूं, भाई मैंने एलिमेंट यहां लिया तो आर इतना है, लेकिन क्या ये कसम खा रखी है एलिमेंट यही लेना है? कोई बच्चा एलिमेंट नीचे ले लेगा तो उसका आर बढ़ा जाएगा। कोई ये थोड़ी है नाप करके वहीं बनाओगे जहां मैंने बना दिया। आपने एलिमेंट थोड़ा नीचे बना दिया तो आर बदल गया। तो आर इज कांस्टेंट या वेरिएबल? अंश पहले बताओ, आर किससे किसकी डिस्टेंस है? आई से। बाकी सब बता
आर किससे किसकी डिस्टेंस है, डीएल से पी पॉइंट तक की, पॉइंट का नाम रख देते हैं, डीएल से पॉइंट तक की जहां फील्ड निकालना है। अब यदि मैं डीएल, नजर मत हटाओ बेटा एक सेकंड भी, यदि डीएल को यहां की बजाय यहां बना दूं तो क्या डीएल से पॉइंट की डिस्टेंस पहले के इक्वल आएगी या बदल जाएगी? तो आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, एक तो आर स्क्वायर वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है। क्यों? जब आप एलिमेंट यहां से यहां ले जाओगे तो थीटा की वैल्यू भी बदल जाएगी, थीटा भी वेरिएबल है, और डीएल तो वेरिएबल है ही है। डीएल क्यों भाई? डीएल मान लो किसी ने छोटा बना दिया, किसी ने डीएल बड़ा बना दिया, डीएल की कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं कि भाई नहीं जी लिखा हुआ है डीएल 0.1 mm लेना है, डीएल की फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो डीएल छोटे बड़े हो सकते हैं, तो वो भी वेरिएबल है। तो हमारे पास यहां पर तीन वेरिएबल आ गए, एक तो आर स्क्वायर, दूसरा साइन थीटा और तीसरा डीएल। तीन वेरिएबल की प्रेजेंस में इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तीन वेरिएबल में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए, तीनों वेरिएबल्स को बदल के कोई एक वेरिएबल ले आओ, तो वही काम होगा, तीनों वेरिएबल को चेंज करके एक वेरिएबल में लाया जाएगा। तो मैं यहां पर एक नया वेरिएबल ले रहा हूं फाई, मैं डीएल को भी फाई में बदल दूंगा, आर को भी फाई में बदल दूंगा, और साइन थीटा को भी फाई में बदल दूंगा। कैसे? अब आप शुरुआत से देखिए, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसमें ये वेरिएबल नहीं है। ए तो क्वेश्चन में दिया होगा, आज मैंने डेरिवेशन के शुरू में भी काफी टाइम लगाया। अब बजा शुरू करो और बताओ। सबसे पहले ए अपॉन आर, ए अपॉन आर साइन थीटा, मैं यहां पर फाई में बदलना है ना, ए अपॉन आर कॉस फाई, मुझे फाई में बदलना है ना, बोलो ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। तो मेरे बेटा जब ए अपॉन आर है कॉस फाई, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, यानी ए सेक फाई, 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस फाई। तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, और ए अपॉन कॉस फाई को लिख सकते हैं ए सेक फाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब आप देख सकते हो आर स्क्वायर की ये वैल्यू रख दूं तो फाई वेरिएबल आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, वेरिएबल फाई आएगा। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, थीटा को भी बदलना है, थीटा नहीं चाहिए फाई चाहिए। तो थीटा प्लस फाई प्लस 90, थीटा प्लस फाई प्लस 90, 180, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, इसे उधर ले गए, 180 में से 90 माइनस हुआ 90, और फाई उधर चला ही गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और जब साइन थीटा हो गया साइन 90 माइनस फाई, तो वो बन गया कॉस फाई। तो मैं साइन थीटा की जगह कॉस फाई लिख सकता हूं। अब आप देखो, आर को फाई में बदल दिया, थीटा को फाई में बदल दिया, अब डीएल को फाई में बदलना है। डीएल को फाई में कैसे बदला जाए, गौर से देखिए, क्योंकि अब इसके बाद डेरिवेशन लगभग एंड की तरफ आने लगेगा। एल अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन फाई, फाई में बदलना है, थीटा में नहीं। एल फाई का परपेंडिकुलर है, एल फाई का परपेंडिकुलर, और ए फाई का बेस, तो एल अपॉन ए टेन फाई। ये फॉर्मूला याद रखना। अब एल अपॉन ए टेन फाई, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। लेकिन अभी एक कमी है, वो कमी ये है कि मुझे एल पुट करना है यहां या डीएल पुट करना है, एल थोड़ी पुट करना है, तो वो ड्रॉबैक दूर करी जाएगी। अब फिर दोबारा करवाऊंगा इसे, पहले आप समझते चले जाओ। एल आ गया है ए टेन फाई, आप यहां भी डिफरेंशिएट कर दो डी अपॉन डी फाई, और यहां भी डिफरेंशिएट कर दो डी अपॉन डी फाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट बाहर लिख दिया, ए कांस्टेंट था वो तो बाहर गया। तो लेफ्ट साइड है बेटा डीएल अपॉन डी फाई,
क्या है लेफ्ट साइड, और राइट साइड है ए, और डी बाई डी फाइव ऑफ टेन फाइव सेक स्क्वायर फाइव, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी बाई डी फाइव ऑफ टेन फाइव सेक स्क्वायर। मैंने ये सारी कलाकारी करी इसलिए कि मुझे इंटीग्रेट करना था। मुझे तीन वेरिएबल दिख रहे थे, तीन वेरिएबल में मुझे पता था इंटीग्रेशन नहीं होने का आसानी से। मैंने तीनों को एक में बदलने की कोशिश करी। सबसे पहले आर को फाइव में बदल दिया, फिर थीटा को फाइव में बदल दिया, और लास्ट में डीएल को भी फाइव में बदल रहा हूं। डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये भी बदल गया। अब इन्हें पुट करने की बारी है, यहां पुट इन फर्स्ट, तो डीबी की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब आई डीएल नहीं लिखने का, डीएल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू साइन थीटा, साइन थीटा है कॉस फाइव, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, सारे वैल्यूज रख दी गई। सेक स्क्वायर फाइव कट गया, ए से ए कट गया, तो डीबी का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव। अब लास्ट स्टेप ऑफ द डेरिवेशन, लास्ट स्टेप, पहले इंटीग्रेट नहीं कर पाया था तीन वेरिएबल से, अब कर दो, अब तो एक ही वेरिएबल है। कई बच्चे कहेंगे एक कैसे, देख म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, जितनी करंट यहां है उतनी यहां है उतनी यहां है, आई कांस्टेंट, और ए तो मैं पहले ही से कह रहा हूं कि ए इज अ कांस्टेंट, वो दिया जाएगा एग्जाम में, सब कांस्टेंट बाहर आ गए। अब आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रल कॉस फाइव साइन फाइव। अब लिमिट रखेंगे, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखी जाएगी कि फाइव कहां से कहां तक है, फाइव की वैल्यू, मेरे बेटा ये हमारे पास एलिमेंट यहां पर था, तो ये फाइव था, एलिमेंट को सबसे नीचे ले जाओ, तो ये फाइव वन कहलाता है लोएस्ट लिमिट ऑफ फाइव, इससे नीचे एलिमेंट नहीं जा सकता, लोअर लिमिट। अच्छा, इससे ऊपर एलिमेंट नहीं जा सकता, तो इसे कहते हैं फाइव टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, फाइव वन, अपर लिमिट, अच्छा नीचे वाले को माइनस और ऊपर को प्लस कहते हैं, जो डाउनवर्ड मेजर होगा वो माइनस, जो अपवर्ड मेजर होगा वो प्लस। प्लस, अब यहां पर लिमिट आ गई माइनस फाइव वन और प्लस फाइव टू, और आखिरी स्टेप ऑफ द डेरिवेशन मेरे बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस प्लस फाइव वन, यही आंसर है। माइनस था लेकिन बाहर माइनस आ गया, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन ये जो माइनस फाइव वन का माइनस था वो उसने इसे प्लस कर दिया। यही मेरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक क्विक रिकैप लेते हैं, फिर हम खत्म करने की तैयारी। इनफाइनाइट लेंथ का वायर कल करवाऊंगा, इसी को एंड कर रहे हैं, रेडी हो जाइए। पूछने बताने का भी एक चांस और है, फिर वीडियो आपको घर पे भेज दूंगा, रिवाइज करने का एक चांस और है। कल आकर के वीडियो भी देखने के बाद फिर भी दिक्कत आए तो कल पूछने का भी एक चांस और है, इसके बाद भी जो ना करे तो पिटने के कई चांस है। चांस अभी पढ़ने के दे रहा हूं, पिटने के बाद में मिलेंगे। रेडी रेडी बेटा, सबसे पहले आप जितना पता है उतना बिना देखे बताना, और जो नहीं पता उसे थोड़ा देखने के हेल्प ले लो। स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का सीधे फॉर्मूला सुना दो। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मुझे अब इसे इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम आई ये भी बोल दो। तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल कौन कौन से थे यदि याद हो, आर डीएल थीटा। भाई थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा तो हो गई। कौन कौन से वेरिएबल थे, ठीक है, तीन वेरिएबल थे। मैंने तीन वेरिएबल के रहते इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने तीनों को एक में बदल दिया। बदलने का तरीका रिवाइज करो। सबसे पहले ए अपॉन आर, फाइव के हिसाब से देखो क्योंकि सबको फाइव में बदलना है। ए अपॉन आर कॉस फाइव,
अन्य इधर देखो बेटा, ए अपॉन आर कॉस फाई, तो ए अपॉन आर कॉस फाई, तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाई, स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। दूसरा वेरिएबल था थीटा को फाई में बदलना, किसको किस में बदलना, तीनों एंगल का सम 180, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 180, तो यदि बेटा थीटा प्लस फाइव प्लस 90 180, तो थीटा हो गया 90 माइनस फाइव। मैग्नेटिज्म बहुत आसान है यदि आप डेली प्रेजेंस रखते हो अपनी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे वीडियो से। एक भी दिन मिस हो गया, अब जो बच्चा आज एब्सेंट है ना वो वीडियो देखे ना लेक्चर सुने, कल आके बैठ जाए, क्या 1% भी पॉसिबिलिटी है कि वो समझ पाएगा? फिर वो उड़ना पक्का है। मैग्नेटिज्म इजी है जो कंटिन्यू है, डेली कंटिन्यूअसली आते हैं। तो मेरे बेटा अब एल को बदलना रह गया, जरा बताओ, ये तो हो गया साइन थीटा कॉस फाई, एल को डीएल को बदलना था, तो मैंने लगाया एल अपॉन ए, बोलो बोलो बोलो, एल अपॉन ए टेन फाई, फिर से एल अपॉन ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी फाई इधर भी और इधर भी, तो डीएल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, टेन फाई का डिफरेंशियल, डी फाई को ऊपर ले गया तो डीएल की वैल्यू आ गई। डन, आ गया। तीनों वैल्यूज को डीबी में पुट कर दिया, आर की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू रख दी और फाई सब कुछ रख दिया, रख के ये आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेट करा, सब कांस्टेंट था बाहर गया, इंटीग्रल कॉस फाई रह गया साइन फाई। अब फाई की रखनी थी लिमिट, लोअर लिमिट है माइनस फाई वन, उससे नीचे जा ही नहीं सकता, वायर खत्म, और अपर लिमिट क्या है प्लस फाई टू, तो माइनस फाई वन प्लस फाई टू, तो पहले फाई की जगह फाई टू रखो तो साइन फाई टू, माइनस फाई की जगह माइनस फाई वन रखो तो साइन माइनस फाई वन, तो माइनस बाहर आके तो माइनस प्लस हो गया, तो साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। आ गया समझ में? तो ठीक है बेटा, ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। बाय बाय।